हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश शर्मा एंड आप लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस हिंदी माध्यम पर करंट अफेयर शो। तो दोस्तों आज थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो गया है, लेकिन मैं 19 और 20 दोनों डेट्स का जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें ये हुआ है कि पोलियो आउटब्रेक हुआ है आपका मलावी में। एक तो पोलियो पोलियो क्या है आप जानते हैं, एक वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ है, क्या करती है ये आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है और पैरालिसिस कर देती है। क्या कर देती है? पैरालिसिस कर देती है। पैरालिसिस, है ना। तो ये अभी यहाँ पे कहाँ मिली है ये मलावी? मलावी कहाँ है? जैसे ये साउथ ईस्ट एशिया है, जैसे ऐसे सॉरी साउथ ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ मोजाम्बिक है। तो मलावी यहीं पड़ता है। और इधर है इसके तंजानिया, इधर है जाम्बिया, इधर है जिम्बाब्वे और इधर है ये मोजाम्बिक। तो मलावी यहाँ पड़ता है साउथ ईस्ट अफ्रीका में। तो हुआ क्या है कि यहाँ पे एक 2.5 साल के बच्चे में पोलियो का केस निकला है। तो पोलियो का केस निकलने से प्रॉब्लम की वाली बात ये है कि ये अगस्त 2020 से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो पोलियो फ्री थे। पोलियो फ्री का क्या मतलब होता है? पोलियो फ्री का मतलब है कि जब भी कहीं लगातार 3 इयर्स तक कोई भी केस नहीं आता है तो उस जगह को क्या कर दिया जाता है? पोलियो फ्री। तो अभी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ही दो मेन ऐसे देश हैं जहाँ पे पोलियो भी अच्छी खासी मात्रा में है, क्योंकि वहाँ पे जो भी वैक्सीनेशन वाला जो प्रोग्राम है, जो पोलियो की वैक्सीन्स ओरल रूप में दी जाती है और इंजेक्शन भी लगाया जाता है, दोनों तरीके से दी जाती है, वो वहाँ पे ठीक से फॉलो अप नहीं हो पा रहा है। तो इसको आपको याद रखना है कि मलावी में पोलियो का केस निकला है अभी, आउटब्रेक हुआ है अगस्त 2020 के बाद अफ्रीका में। और कुछ फैक्ट्स और याद रख लेते हैं हम लोग कि इंडिया कब पोलियो फ्री हुआ। तो 2014 में पोलियो फ्री हुआ इंडिया। इंडिया 2014 में पोलियो फ्री हुआ, है ना। और सबसे जो उसका इंडिया का लास्ट केस था वो मैं थोड़ा बताना चाह रहा था, वो निकला था हावड़ा, हावड़ा पश्चिम बंगाल में, और ये निकला था 2011 में। इसके बाद से अभी तक कोई भी इंडिया में पोलियो का केस नहीं आया है। और अभी जो आउटब्रेक हुआ है वो मलावी में हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल लेवल पे, और WHO ने वहाँ पे आउटब्रेक घोषित कर दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हाँ, ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि 2022 में पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, वो हिलाल पाकिस्तान, है ना। वो किसको सम्मानित किया जा रहा है? उससे बिल गेट्स को, है ना। तो इसको याद रखना है आपको कि बिल गेट्स को उसको सम्मान दिया जाएगा। बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। अभी एक्चुअल में एक ये एनजीओ चलाते हैं अपनी, बिल गेट्स एंड मिरिंडा के नाम से। तो मिरिंडा गेट्स एंड बिल गेट्स, इनकी वाइफ है मिरिंडा गेट्स, तो वो एक एनजीओ चलाते हैं और काफ़ी ये लोग जो है पॉवर्टी पे एंड हेल्थ इश्यूज़ पे काफ़ी ये लोग वर्क करते हैं। तो इसलिए इनको बिल गेट्स को वहाँ का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हिलाल पाकिस्तान, वो दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया नीति जारी करने वाला मंत्रालय। हाँ, इसको देख लेते हैं। ये ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को लागू किया है। एक्चुअल में हमारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत, चूँकि अब प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक देश चाहता है कि उसके यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराई जाए, तो इसी स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा
अमोनिया और हाइड्रोजन का जब निर्माण किया जाता है तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया कहा जाता है। तो इसमें ऊर्जा मंत्रालय ने अपनी नीति जारी की है इसमें, और मेन यही है। बाकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो आई है निकल के कि आज जो है एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इंदौर, एमपी में इंदौर नगर निगम क्षेत्र में हुआ है। और इंदौर आपको पता ही है, स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार वो प्रथम आता रहा है। वेस्ट टू वेल्थ जो हमारा कंसेप्ट है, उस पर ये एशिया का सबसे बड़ा गीले कचरे से बायो सीएनजी संयंत्र का मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ने यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो इसको आपको याद रखना है, इंदौर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है करंट अफेयर से रिलेटेड। राज्य जिसने जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-27 को लॉन्च किया है, 20,000 करोड़ से वो अपने यहाँ पे जो जैव प्रौद्योगिकी है उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा, तो वो है गुजरात, है ना। तो ये आपको गुजरात को याद रखना है जैव प्रौद्योगिकी से। डेट या कि इसकी क्या है, डेट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये गुजरात स्टेट की है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की होती तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती। फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा, 2022 से 2027 के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति गुजरात राज्य ने लॉन्च की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसको दो तरीके से याद रखिए। एक तो ये इंस्टीट्यूट याद रखना है, ये कहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, ये है मुंबई में। चर्चा में क्यों है? यहाँ पे की एक वैज्ञानिकों की टीम है, उसने दावा किया है कि जो ग्रेट मालदीव रिज है, जीएमआर जिसको बोलते हैं, जीएमआर ग्रेट मालदीव रिज, उन्होंने कहा है जो पश्चिमी हिंद महासागर में है, उन्होंने कहा है यहाँ के इसके नीचे वहाँ पे एक समुद्री परत है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा कि उन्होंने कहा है कि वहाँ एक समुद्री परत है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट से ही रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, NIAB। एंड व्हाट इज़ NIAB? NIAB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे है, इसको याद रखना है आपको, ये हैदराबाद में है। चर्चा में क्यों है? अभी इन्होंने क्या किया ना, जेई की पहचान की एक नई तकनीक विकसित की है। जेई क्या है? जेई जापानी इंकेफ्लाइटिस, ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि आपने देखा होगा गोरखपुर के आसपास जो भी इतना भी हमारा निचला मैदान है, वहाँ पे जो है बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा कि फीवर और जिसको बोलते हैं दिमागी बुखार, तो वो इसी से जेई जापानी इंकेफ्लाइटिस होती है, जिस पे काफ़ी वर्क हुआ पिछली टाइम में। तो जेई की जो एक नई पहचान तकनीक है जो विकसित की गई है जेई को जल्दी से जल्दी पहचानने की, जिससे कि अगर कुछ भी फैटल सिम्टम्स जब तक बच्चे के अंदर आते हैं तो उनसे उसको बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी फॉकलैंड द्वीप समूह, वेरी इंपॉर्टेंट आजकल की जियो पॉलिटिक्स में। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन का जो विवाद बढ़ रहा है उसको लेके फॉकलैंड द्वीप समूह भी चर्चा में आ गया है। अब आपको पता होगा, आप सबने पढ़ा ही होगा कि फॉकलैंड द्वीप समूह चर्चा में क्यों रहता है। एक्चुअल में इसकी पोजीशन है कहीं और, इस पे अधिकार इस समय किसी और का है, और उसको जियो जो स्थिति है इसकी वो मतलब उसको सपोर्ट नहीं करती। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के पास। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में इसकी स्थिति है। इस समय अधिकार इस पर किसका है? यूके का है। लेकिन इस पर दावा कौन करता है? क्योंकि इसके पास है अर्जेंटीना देश, तो वो दावा करता है इस पर। ठीक है, चर्चा में इसमें क्यों आया है? क्योंकि चीन ने अर्जेंटीना के दावे को सपोर्ट किया है, तो इसलिए फॉकलैंड द्वीप समूह भी चर्चा का विषय है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आती है एक योजना, परामर्श योजना। परामर्श योजना शुरू किसने की है? परामर्श योजना शुरू हुई है यूजीसी के द्वारा। क्या है? एक कुछ नए शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने के संबंध में दिशा निर्देश है ना। अब यूजीसी को हम लोग देख लेते हैं। यूजी की स्थापना हुई थी 1953 में। इसको स्टैच्यूटरी बॉडी यूजीसी एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में बनाया गया 1956। याद रखना होता है। प्रथम अध्यक्ष अभी हमने 2 दिन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के ऊपर एक आर्टिकल देखा था जो न्यूज़पेपर में था।
तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने ही इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब डॉक्टर शांति स्वरूप का क्योंकि आज 21 फ़रवरी है तो उनका जन्मदिन है, तो बहुत बहुत अब सर तो दुनिया में नहीं है लेकिन उनको हैप्पी बर्थडे। और इसका हेडक्वार्टर हम लोग देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली, बहादुर शाह जफर रोड पे, और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं यूजीसी के, है ना। तो यूजीसी को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और उसके बाद इसको अगर हम लोग देखें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप इन 1948। उसके चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। कचरे से कंचन बनाने की योजना बनेगी गोवर्धन। ये गोवर्धन जो है एक योजना है जिसमें कि आज यहाँ पे इंदौर में हम पढ़ चुके हैं इसको, गीले कचरे से बायो सीएनजी, है ना। तो ये एक, इसके अलावा ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया में काफ़ी स्टार्टअप्स ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, तो इसको आप देख लीजिएगा कैसे अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। मेंस का टॉपिक है लेकिन देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद है अगले साल आईओसी सत्र की मेज़बानी करेगा मुंबई। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। आईओसी क्या है? यह है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका एक सत्र आयोजित होगा मुंबई में। कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में। तो मुंबई में आयोजित होगा। इसमें देखिए, इसमें है तो वो पुरानी न्यूज़ लेकिन आप एक बार इसमें देख सकते हैं। समिति में भारत की प्रतिनिधि कौन है? नीता अंबानी। इनका नाम पहले भी आ चुका है, इसको जो है आप याद रख सकते हैं, है ना। क्योंकि अब इंडिया जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है तो जल्दी ही यहाँ की अपनी ओलंपिक अभियान को गति देने में, ओलंपिक गेम्स के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। तो उसी स्टेप की एक पहली कड़ी है आईओसी सत्र की मेज़बानी, जो कहाँ होगी? मुंबई में। और सचिन तेंदुलकर हमारे जो क्रिकेटर हैं वो बोलते हैं ये एक महज शुरुआत है, एक दिन ऐसा आएगा जब भारत ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। नीता अंबानी, अभिनव बिंद्रा, अनुराग ठाकुर और नरेंद्र बिंद्रा, उनके प्रयासों के लिए बधाई। ओलंपिक अभियान को गति देने के लिए उनका तारीफ के काबिल है। तो ये सचिन तेंदुलकर ने कहा, एक अच्छा नहीं सूचना है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट है आपका न्यूज़, इसको देख लीजिएगा। आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें किसानों को सिर्फ उनके चयनित ब्लॉक का ही मौसम पूर्वानुमान का एडवाइजरी बुलेटिन मिलेगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिए कि पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए ही आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक बताएगा फिंगरप्रिंट की सच्चाई। कई जगह होता क्या है ना कि लोग जो है फ्रॉड करते हैं फिंगरप्रिंट को लेके। तो एक बायोमेट्रिक टेक्निक जो आईआईटी इंदौर में बनाया गया है, वहाँ पे इसने जो है इसको, जो भी फ्रॉड होंगे उनको कम करने में हेल्प करेगा। तो ये बायोमेट्रिक आईआईटी इंदौर ने बनाया है, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा एक न्यूज़ और आ रही थी अभी। एक आता है, होता है वर्ड ईपीआर। इसमें ये होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये इकोलॉजी का टर्म है। क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें जो है हमारा एक मंत्रालय है ना, वन, पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उन्होंने क्या किया है कि हमारे जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स, हम जानते हैं कि हमारा ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होना है कब? 1 जुलाई 2002 से। तो उसी के संबंध में ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये
प्रोड्यूसर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग है, जो भी लोग प्लास्टिक में सामान को अपना पैक करते हैं, ये उन प्रोड्यूसर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक कप यूज ना करें, है ना। कब से नहीं करें? 1 अप्रैल 2022। तो इसमें आप ये डेट याद रख लीजिएगा, 1 अप्रैल 22। सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया में कब बैन होने जा रहा है? 1 अप्रैल 2022 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए था। ओके, तो ये आपने न्यूज़ देखा। नेक्स्ट, हाँ, तो दैट्स इट फॉर टुडे इन करंट अफेयर्स। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। होप सो कल केमिस्ट्री का भी वीडियो आएगा, और इसका जो लिंक है वीडियो का, वो आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं, और मैं इसका वीडियो PDF भी टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, फॉलो करिए, और भी दोस्तों को बताइए। थैंक यू, गुड नाइट। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश। थैंक यू वेरी मच।